आप इसको कहते हैं विद इन नैरो रेंजेस, बहुत छोटी सी लिमिट के अंदर लिमिटाइज करके रखना। इसकी डेफिनेशन कुछ यूं होगी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्मफुल fluctuations of external environment। एमबीबीएस इन चाइना के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपके पास एफएससी का ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, पासपोर्ट की कॉपी होना चाहिए, उसके बाद रीसेंट फोटोग्राफ, मेडिकल सर्टिफिकेट एंड पुलिस सर्टिफिकेट के साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में एमडी कैट का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। ये जितने सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको कंपाइल करने में आपको मुश्किल पेश आ सकती है। अगर आप इसको बिल्कुल थोड़े टाइम में करेंगे तो फिर इस पे टाइम लग सकता है, क्योंकि पुलिस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट एंड मेडिकल सर्टिफिकेट के आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जिससे आपकी ये इनटेक जो है ये जाया हो सकती है, आपका एक पूरा साल जाया हो सकता है। तो लिहाजा आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें और स्क्रूटनी के लिए आप इन टाइम स्टडी एडवाइजर्स के साथ रब्ता करें। चूज बेटर, चूज इन टाइम स्टडी एडवाइजर। ओके, अब हमारे पास आता है कि जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है, बेसिकली उसके अंदर तीन चीजें आती हैं, तीन मेन पॉइंट्स हैं जिसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और वो कौन कौन से हैं, ये इंटरनल इन्वायरमेंट को ही हम आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है टेम्परेचर। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारी बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमने क्या करना है, मेंटेन करना है, एंड दिस इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, सेकंड नंबर पर हमने वाटर प्लस साल्ट्स को मेंटेन करना है, दिस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या आता है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के अंदर क्या होगा कि नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी को बाहर जो है बॉडी से बाहर निकालना होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर हम नहीं रख सकते, क्योंकि ये टॉक्सिक मटेरियल होता है। और इस नाइट्रोजनस वेस्ट को, या ये जो आपके पास वाटर एंड सॉल्ट का लेवल है, इसको मेंटेन करने के लिए हम आज पढ़ने जा रहे हैं ये जो आपके पास नीचे वाली दो मेन चीजें हैं, ये जो दो होम्योस्टेसिस के मेन पॉइंट्स हैं, जिसमें हम वाटर एंड एज वेल एज नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए जो हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम काम करता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। अब ये जो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है, पहले तो हम देखते हैं कि ये बेसिकली इसका नाम क्यों पड़ा। इसका नाम बेटा पड़ा यूरिनरी मीन, यहां पर क्या होती है यूरिनेशन, और यूरिनेशन में हम क्या निकालते हैं, यूरिया। अब हम यूरिया को निकाल रहे हैं तो ह्यूमन बेसिकली क्या हुआ, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म हुआ। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है, यूरिया है, तो वो क्या होगा, यूरियोटैलिक। और यूरिया जो है अमोनिया की निस्बत लेस टॉक्सिक होता है और यूरिक एसिड की निस्बत ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो कहते हैं कि 50 ml आपके पास क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है 1 ग्राम ऑफ यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है, तो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के अंदर बेसिकली 4 मेन चीजें हैं। नंबर हमारे पास 1 क्या है, पेयर ऑफ किडनी। नंबर 2 पर हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ यूरिटर। नंबर 3 पर हमारे पास क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। एंड नंबर 4 पर हमारे पास क्या है, यूरिथ्रा। अब सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये आपके पास एक किडनी और इसी तरह से ये आपके पास दूसरा किडनी। इस किडनी के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद है, दिस इज कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड। इसी तरह से यहां पर भी आपके पास होता है एड्रीनल ग्लैंड। इसको एड्रीनल ग्लैंड क्यों बोला जाता है, दैट इज एडजेसेंट टू रीनल, एडजेसेंट टू किडनी, ये आपके पास एड्रीनल ग्लैंड कहलाता है। और इस किडनी से यहां पर बेसिकली एक नालियां निकलती हैं हमारे पास 2, एंड दीज आर कॉल्ड यूरिटर्स। हम इनको क्या नाम देते हैं, यूरिटर्स। और ये यूरिटर्स एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होती हैं। दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, यू नो वेरी वेल, यूरिनरी ब्लैडर। इसको यूरिनरी ब्लैडर का नाम दिया जाता है।
और यहां पर एक स्फिंक्टर मौजूद है जो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और ये आपके पास क्या है, यूरिथ्रा। ये आपके पास हो गया किडनी, ये आपके पास होगी यूरिटर, ये आपके पास हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ये आपके पास क्या हो गया, यूरिथ्रा। यहां पर इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि यहां पर ये जो यूरिटर्स हैं ये एक ऑलवेज ओपनिंग, जिनको क्या बोलते हैं, ऑरिफाइस, उनकी मदद से इसके अंदर ओपन होती हैं। लेकिन ये वाला जो है दिस इज कॉल्ड स्फिंक्टर, और ये जो स्फिंक्टर होता है ये आपके पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, यानी कि आप इसको अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, स्क्वीज वगैरह जो है वो कर सकते हैं, इसकी मूवमेंट को जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ह्यूमन बेसिकली यूरिनरी सिस्टम के अंदर ये 4 पार्ट्स आते हैं। अब हम देखेंगे ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के अंदर बेसिकली आपके पास जो मेन स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड किडनी। क्यों किडनी को क्यों इस तरह से हम कहते हैं, क्योंकि किडनी के बारे में कुछ अहम और इंपॉर्टेंट बातें ये है कि किडनी जो है आपके पास, सबसे पहले तो इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं, फिर इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ये जी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर मौजूद है, और ये आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है। ये देख लें, ये आपके पास क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि रीढ़ की हड्डी की दोनों तरफ, ठीक है। ये आपके पास है राइट साइड वाला, इसको मैं लिखता हूं KRL, राइट साइड वाला जो किडनी है दैट इज स्लाइटली लोअर, एंड देन जो लेफ्ट साइड वाला किडनी होता है वो आपके पास क्या होता है, अप होता है। रीजन क्या है दैट किडनी राइट लोअर है, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ लिवर, क्योंकि इस साइड पर जो लिवर है वो मौजूद होता है, और वो क्या करता है प्यारे बच्चों, एक खासी जो है वो जगह को ऑक्युपाई करता है। उसके बाद आपके पास जो किडनी है इसकी जो शेप है ये बीन शेप है। आप देखें इसकी अंदर वाली साइड जो है वो आपको कनकेव नजर आएगी, और बाहर वाली आपको क्या नजर आएगी, कन्वेक्स नजर आएगी। जो कनकेव है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलस का नाम देते हैं, और जो कन्वेक्स है बाहर से बैरूनी तरफ से, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग या प्रोटेक्शन होती है, जिसको अभी हम देखेंगे कि ये जो आपके पास किडनी है इसको अगर मैं यहां पे ड्रा करूं तो इसकी जो बैरूनी प्रोटेक्शन है, बेसिकली ये किडनी है, तो इसको 3 लेयर्स प्रोटेक्ट कर ली होती हैं। सबसे पहले तो ये ग्रीन वाली है, इसका नाम है रीनल कैप्सूल। उसके बाद प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या है, एक पूरी फैट की लेयर है जो इसकी मतलब एडजस्टमेंट करने में हेल्प करती है। ये पूरी फैट की लेयर है, इसको पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एडजस्ट और प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। दिस इज कॉल्ड पेरी रीनल फैट, ये इसको प्रोटेक्ट करती है। और इसके बाहर बैरूनी एक टफ जो है कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ एक प्रोटेक्शन है। इस प्रोटेक्शन का नाम आपके पास क्या है, दैट इज कॉल्ड रीनल फेशिया। इज दैट क्लियर? ये इसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आपका जो किडनी है इसको क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद अगर हम इस किडनी के बारे में देखें तो ये किडनी की जो डायमेंशंस हैं वो कितनी हैं। ये किडनी आपके पास प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर क्या है लॉन्ग है, और 5 सेंटीमीटर क्या है इसकी जो है वो विड्थ है या डायामीटर है। ओवरऑल अगर इसके वेट के बारे में बात की जाए तो इसका वेट है 120 ग्राम, जो कि 1% ऑफ द बॉडी बनता है, बट दिस इज द थर्ड मोस्ट एफिशिएंट, इसको हम थर्ड मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गन का नाम देते हैं, बिकॉज एवरी कार्डियक बीट, जब आपकी एक कार्डियक बीट जो होती है वो उसमें हार्ट पंप करता है तो तकरीबन उसका 20% ब्लड जो होता है वो किन के पास जाता है, किडनी के पास जाता है। अब किडनी इस ब्लड के साथ क्या करता है, इसको फिल्टर करने में मदद देता है, इसकी फिल्ट्रेशन करता है। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, किडनी के फंक्शन भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। किडनी के फंक्शन में सबसे पहला हमारे पास आता है कि किडनी जो है ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। अभी हम इसकी एनाटॉमी की तरफ जाएंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों ये किस में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन, बॉडी के अंदर जो वाटर एंड साल्ट है उसको मेंटेन करने में। थर्ड पर ये आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है, बीपी को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को। फोर्थ नंबर पर ये आपकी बॉडी में क्या कर रहा होता है, आपके पास ये करता है जनाब एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन जो है एक प्रोटीन है, उसको ये यानी कि एक हार्मोन है, प्रोटीन इन नेचर है। इस हार्मोन को ये सिक्रीट करता है और ये हार्मोन क्या करता है,
आरबीसीज की, रेड ब्लड सेल्स की जो है ना, उसके नंबर को क्या करता है, मेंटेन करता है। आई मीन कि बोन मैरो से आरबीसी की प्रोडक्शन में ये क्या कर रहा है, हार्मोन हेल्प कर रहा है। दिस इज सिक्रेटेड बाय द किडनी। तो यहां पर फिल्ट्रेशन हो गई, ऑस्मोरेगुलेशन हो गई, बीपी को मेंटेन कर रहा है। और थर्ड वन पे यानी कि फोर्थ वन पे हमारे पास क्या है, एरिथ्रोपोएटिन प्रोटीन जो है वो बनाता है। ये क्या करती है, आरबीसी की प्रोडक्शन में क्या कर रही होती है, हेल्प कर रही होती है। तो ये आपके पास जो है ना मेन फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, किसका, किडनी का। उसके बाद आता है किडनी की एनाटॉमी। अगर मैं इस किडनी का क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि इसको दरमियान से कट करूं, दरमियान से कट करूं तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। कैसे कि यहां पर ये आपके पास किडनी है ये, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बीन शेप है। अगर इसके अंदर मेनली देखा जाए तो इसमें जब आप देखेंगे तो एक नाली इसके अंदर जा रही होगी, दिस इज कॉल्ड रीनल आर्टरी, और एक इसमें से बड़ी सी नाली बाहर निकल रही होगी, दिस इज कॉल्ड रीनल वेन। और एक यहां से जो मेन नाली है किसके अंदर जा रही है प्यारे बच्चों, जो कि ब्लेडर की तरफ जा रही है, ये आपके पास क्या कहलाएगी, यूरिटर कहलाएगी। और ये जो यूरिटर का प्रॉक्सिमल एंड होगा ये आपके पास क्या कहलाएगा, रीनल पेल्विस। याद रख लें ये क्या कहलाएगा, रीनल पेल्विस। इसके ऊपर आप एक स्टार लगाएंगे, क्यों, क्योंकि रीनल पेल्विस एक ऐसी साइट है किडनी के अंदर बेसिकली जो क्या करती है, यूरिन को टेम्परेरीली स्टोर करती है। याद रखिएगा, अगर स्टोरेज रीजन ऑफ यूरिन इन द किडनी पूछा जाए तो दैट विल बी द रीनल पेल्विस। और चूंकि ये अब मैं यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहा हूं तो हमारे पास टाइम जरा कम होता है, लिमिटेड टाइम होता है, इसलिए जो मैं मेन पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। और अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए तो आपने लाजमी कमेंट के अंदर मेंशन कर देना। फिर यहां पर एक नाली एंटर होती है इसके अंदर, एंड दिस इज कॉल्ड लिम्फेटिक वेसल, क्योंकि लिम्फेटिक फ्लूइड भी तो यहां से कलेक्ट करना है ना, तो लिम्फेटिक वेसल भी इसके अंदर क्या करती है, एंटर होती है। तो ये आपके पास जो है ना, अगर आप इसको कट करते हैं तो आपको इसके मेन जो स्ट्रक्चर है वो दिख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर अगर आप झांक के देखेंगे तो व्हाट यू विल सी कि इसके अंदर दो रीजन्स हैं। एक ये वाला रीजन है और ये ग्रेनुलर होगा, बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स यहां पर मौजूद होंगे, एंड दिस ग्रेनुलर रीजन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। इसको क्या नाम दिया जाता है, कॉर्टेक्स। अब इसको ग्रेनुलर क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर नेफ्रॉन मौजूद हैं। कौन से, आपके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन मौजूद हैं, जो कि टोटल आपके पास 70 to 80% जो होते हैं ना नेफ्रॉन पूरे किडनी के जो होते हैं वो इस रीजन के अंदर होते हैं। ओके, उसके बाद आपको इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएंगे जो बिल्कुल टूवर्ड की साइड पर होंगे, पेल्विस की जानिब होंगे। ये आपके पास क्या कहलाता है, मेड्यूला। अब अगर इस मेड्यूला को थोड़ा सा और क्लियरली देखा जाए तो इसके अंदर हमें कुछ और देखने को मिलता है। वो क्या देखने को मिलता है उसके बारे में जरा हम डिस्कस करेंगे कि ये आपके पास क्या था, दैट इज रीनल कॉर्टेक्स, ये वाला। और अगर इसके अंदर हम मेड्यूला के अंदर देखेंगे तो हमें यहां पर ऐसे इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है ना वो देखने को मिलेंगे, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रीनल पायरामिड्स। ये रीनल पायरामिड्स होते हैं, और ये रीनल पायरामिड्स जो होते हैं ना ये ऑलमोस्ट 8 इन नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 और आप ऐड कर लेंगे तो ये कितना होगा, 8 इन नंबर होते हैं। चले मैं इसको दोबारा से फिर ड्रा करके बना देता हूं। 8 ही हम पूरे करते हैं ताकि हमारी कोई जो है ना वो कंफ्यूजन ना रह जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 आपके पास क्या है, दीज आर कॉल्ड रीनल पायरामिड्स। ओके, अब ये रीनल पायरामिड्स जो हैं इनके आगे छोटी छोटी ये डक्ट्स हैं। ये डक्ट्स आगे जाके किसके अंदर ओपन होंगी, ये डक्ट्स ओपन होंगी रीनल पेल्विस के अंदर, एंड दीज डक्ट्स आर कॉल्ड रीनल पैपिला। इनको हम क्या नाम देते हैं, रीनल पैपिला। आपने पैपिलरी डक्ट्स के बारे में पढ़ा होगा, ये बेसिकली वही हैं। अब ये जो रीनल पैपिला हैं ये किसके अंदर ओपन हो रही हैं, दीज आर बेसिकली ओपन इन रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस के अंदर जो है ना वो ओपन हो रही है, और इससे जो है वो किधर जाता है आगे, फिर जो यूरिन होती है वो किधर चली जाती है आपके पास
यूरिटर्स के अंदर, और यूरिटर्स से फिर ये कहां पे जाती है, डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। उसके बाद आता है यहां पर इसका एक और स्ट्रक्चर हम जो है वो ड्रा करेंगे, जिसमें मैं काफी चीजें आपके साथ और भी डिस्कस करूंगा। यहां पर एक और चीज मैं बताता चलूं, ये जो आपके पास क्या है, रीनल पायरामिड्स है ना, इन रीनल पायरामिड्स का वो वाला हिस्सा जो कॉर्टेक्स से जुड़ा होगा, ये कॉर्टेक्स के साथ साथ का ये जो हिस्सा, दिस इज कॉल्ड रीनल लोब्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने रीनल पायरामिड्स होंगे उतनी रीनल लोब्स होंगी। वेरी करता है 7 to 9, और अप्रोक्सीमेटली ये कितनी होती हैं, 8 ही होती हैं। उसके बाद ये जो रीनल पायरामिड्स के दरमियान वाला रीजन है ना, ये वाला, इस रीजन के अंदर बेसिकली ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, और इस रीजन को क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड रीनल कॉलम्स। रीनल कॉलम्स। ओके, तो यहां तक हमारा जो पोर्शन है पूरे का पूरा, यानी कि अगर हम एक गुर्दे की एनाटॉमी देखते हैं तो हमें ये वाली चीजें नजर आती हैं। बट स्टिल आपके पास ये वाला जो रीजन है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, रीनल पेल्विस का नाम दे रहे हैं, यहां पर अभी भी एक पॉइंट जो है वो बाकी है। उसके लिए मैं यहां पे ड्रा करता हूं किडनी को, क्योंकि उस साइड पे जो बोर्ड है वो मेरे पास कम है। अगर मैं यहां पर रीनल पेल्विस को ड्रा करता हूं ग्रीन से, तो रीनल पेल्विस जो है ना, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि रीनल पेल्विस is basically ये आपके पास जो है ना, ये प्रॉक्सिमल एंड है किसका, यूरिटर का। तो अब इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये रीनल पेल्विस है, तो यहां पर आपको कैलिक्स देखने को मिल रहे हैं। ये आपके पास फ्रंट वाली नाली है, ये वाली, ठीक है, दीज आर कॉल्ड माइनर कैलिक्स, ठीक है। और जहां पर ये दोनों का जंक्शन है, ये वाला रीजन जो है, ये वाला आपके पास क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड मेजर कैलिक्स। यानी कि ये जो आपके पास पेल्विस का रीजन है, जब ये बड़ी नाली में डिवाइड होता है तो वो मेजर कैलिक्स, उस नाली से फिर आगे 2 नालियां निकलती हैं, वो आपके पास ये छोटी नालियां निकलती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, माइनर कैलिसिस का नाम देंगे। क्योंकि वो ज्यादा होती है तो इस वजह से हम कैलिसिस का नाम देंगे। एक है तो उसको क्या हम बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड कैलिक्स। तो ये आपके पास क्या है जी, ये जो कैलिक्स हैं, ये आगे फिर वही बात है कि ये पेपिलरी डक्ट से जो है वो क्या होती है, जुड़ी, और वो किसके साथ जुड़े होते हैं, रीनल पायरामिड्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो यहां तक आपने जो है वो किसका पढ़ लिया, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ लिया, और किडनी के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या है, वो आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो डिस्कस कर ली है। अब चलते हैं रीनल पेल्विस की तरफ। रीनल पेल्विस को भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये वो रीजन है जहां पर थोड़ी सी देर के लिए यूरिन जो है वो स्टोर होता है, और उसके बाद फिर उसने कहां ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ओके, देन आपके पास आता है यूरिटर। यूरिटर भी आपके पास जनाब क्या है, एक पाइप है जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इंपॉर्टेंट है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइड पर 2 यूरिटर्स जो है वो रन करते हैं। इनका प्रॉक्सिमल एंड, पहला एंड कौन सा है, पास वाला एंड, जो ऑर्गन के पास है, दैट इज कॉल्ड पेल्विस। पी से पहला, पी से पास वाला, पी से पेल्विस। और यही जो है प्यारे बच्चों आगे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ओरिफाइस, ठीक है। तो ये लीड करेगा यूरिन को किसकी तरफ, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। स्मूथ मसल से ये मिलकर बना हुआ होता है। उसके बाद हमारे पास आता है यूरिनरी ब्लैडर। ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो है ये क्या करता है, टेम्परेरीली स्टोर करता है किसको, यूरिन को, और मिक्चुरेशन यानी कि यूरिनेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। क्यों, इसके पास होते हैं स्मूथ मसल्स जो कि आपके पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो है वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं, जिसके अंदर आपने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है ना नर्वस सिस्टम के बारे में जो है वो पढ़ रखा होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों ये जो है ये डायलेट कर सकता है, सिक्वीज कर सकता है, तो एक्सटेंसिबल आप इसको कह सकते हैं। ये आपके पास यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो थोड़े से टाइम के लिए यूरिन को स्टोर करने में ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद आता है आपके पास यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो है प्यारे बच्चों, ये वाला यूरिथ्रा जो है ये क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को आउट करता है। यहां पर हम देखेंगे मेल एंड एज वेल एज फीमेल के अंदर। मेल के अंदर ये लंबा होता है थोड़ा 20 सेंटीमीटर, और पेनिस के अंदर पाया जाता है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। यानी कि यूरिन को भी वहीं से पास आउट करना है और आपके पास स्पर्म को भी वहीं से पास आउट करना है। तो ये कॉमन पाथवे है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको हाईलाइट कर लें। तो ये जनाब यहां पर जो है वो पेनिस के अंदर मौजूद है, और
स्पर्म और यूरिन को एक ही टाइम पर बॉडी से क्या करता है, एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है, और जो स्पर्म है उसकी इजैकुलेशन में भी क्या कर रहा है, हेल्प आउट कर रहा है। और ये फीमेल के अंदर जरा इसकी लेंथ कम होती है, तकरीबन 4 सेंटीमीटर होता है, और फीमेल में ये सेपरेट होता है फ्रॉम बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल से ये सेपरेट होता है, दिस इज कॉल्ड यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा की मदद से जो है ना वो यूरिन को बॉडी से आउट कर दिया जाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास आता है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। इंशाल्लाह वो मैं अभी इसको अरेज करके यहां पर जो है वो बनाने जा रहा हूं। इससे प्रीवियस सेशन के अंदर हमने ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। आज हम देखने जा रहे हैं कि जो किडनी है उसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी है, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है बेसिकली हम कहते हैं कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। एक किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो आपके पास क्या कहलाती है, नेफ्रॉन। और किडनी के अंदर हमने 2 रीजन्स पढ़े थे, यहां पर मैंने किडनी को उल्टा बना दिया है, उसकी रीजन है यहां पर मैं डिस्कस करने लगा हूं नेफ्रॉन्स को ही। तो जो नेफ्रॉन आपके पास मौजूद हैं कॉर्टिकल रीजन्स के अंदर, जी जो ब्लैक वाले मैं बना रहा हूं, ये कॉर्टिकल रीजन्स के अंदर मौजूद हैं, दीज आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। द नेफ्रॉन दैट आर प्रेजेंट ओनली इन कॉर्टेक्स रीजन, तो दीज आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है आपके पास, ये इनका नंबर क्या है, ये आपके पास है तकरीबन 70 to 80%। सपोज एक किडनी के अंदर जो है वो 1 मिलियन नेफ्रॉन है, तो उसमें से 7 से 8 लाख आपके पास कौन से होंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होंगे। और उसके बाद आपके पास जो दूसरा है वो आता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन कौन सा है, इसका जो रीनल कॉर्पसल वाला एरिया है वो कहां पर है, कॉर्टेक्स के अंदर, लेकिन इसका लूप ऑफ हेनले एंड एज वेल एज जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो कहां पर हैं, मेड्यूला के अंदर। एंड दिस नेफ्रॉन इज कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। फिर इसकी परसेंटेज कितनी हुई प्यारे बच्चों, 20% से लेकर जो है ये आपके पास कितना होगा, 30% ऑफ टोटल नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो जो मैं स्ट्रक्चर ड्रा करने लगा हूं वो किस नेफ्रॉन का है, वो आपके पास है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसको अगर ड्रा किया जाए तो हम स्टार्ट करते हैं इसके कॉर्पसल लेवल से। ये क्या है, एक कैप्सूल है जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। अब जो बोमेन्स साइंटिस्ट था इसने ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो था इसको डिस्कवर किया था, दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। और ये जो बोमेन्स कैप्सूल है ये कलेक्ट करता है क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यहां पर हम इसके आगे फंक्शन लिखेंगे, लेकिन ये जो बोमेन्स कैप्सूल है इसके अंदर ये एक रीनल आर्टरी से छोटी सी आर्ट्रियोल इधर किसकी तरफ आती है, इस जगह की तरफ, यानी कि बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आती है। इसका डायमीटर ज्यादा होता है और जो इससे बाहर निकलती है उसका डायमीटर क्या होता है, कम होता है। तो यहां पर ये एक नेटवर्क बनाती है, एक गुच्छा बनाती है, जी फॉर गुच्छा एंड जी फॉर ग्लोमेरुलर। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये क्या है, एक बेड है किस चीज का, कैपिलरीज का। और यही वो जगह है जहां पर फिल्ट्रेशन होनी है। ये कैसे बना आपको बताता चलूं, ये आपके पास रीनल आर्टरीज से आगे डिवाइड हुई छोटी आर्टरीज, उन आर्टरीज में से एक आर्ट्रियोल निकली, दैट इज कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोल। दिस इज कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोल। ये किधर जा रही है, ग्लोमेरुलस बनाने में हेल्प कर रही है, पूरा नेटवर्क बनाती है कैपिलरीज का। और फिर यहां से जो निकलती है दिस इज कॉल्ड इफरेंट आर्ट्रियोल, ई फॉर एग्जिट और ई फॉर इफरेंट आर्ट्रियोल। जो एफरेंट आर्ट्रियोल होता है इसका डायमीटर ज्यादा होता है, डायमीटर आप कह सकते हैं, इसका बोर कह लें, चलें ये वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा कि इसका बोर जो होता है वो ज्यादा होता है और इसका बोर जो होता है वो कम होता है। अब इसका बोर ज्यादा है, इसका बोर कम है, यही वजह है कि यहां पर एक प्रेशर जनरेट होता है और यहां पर एक फंक्शन परफॉर्म होता है, उसका नाम क्या है, प्रेशर फिल्ट्रेशन। मैं साथ साथ इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाएं। प्रेशर फिल्ट्रेशन, और ये प्रेशर कैसे जनरेट होता है, चूंकि ब्लड के अंदर वाटर होता है तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हम इसको बोलते हैं। अब इसकी वजह से क्या हो गई है, फिल्ट्रेशन हो गई है और इसमें से जो गंद निकला है, मसलन जो इधर से एफरेंट आर्ट्रियोल था इसमें जो था ना वो गंदा ब्लड था, उसके अंदर यूरिया था, उसके अंदर दूसरे केमिकल्स थे। लेकिन जो इफरेंट से निकल रहा है ये ब्लड आपके पास क्या है, साफ है, लेकिन इस ब्लड के अंदर वाटर की इंतहाई कमी है। उसकी रीजन क्या है कि ये जो सारा गंद था, जो जिसको आप
कहते हैं कि ये इसमें से निकल चुका है, बेसिकली ये क्या कहलाएगा, ये आपके पास कहलाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जीएफ। ठीक है, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर यानी कि जीएफ के अंदर क्या क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, ये सेम लाइक प्लाज्मा होता है, सेम लाइक प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के अंदर सिर्फ बड़ी बड़ी प्रोटीन होती हैं, यहां पर प्रोटीन्स नहीं होती क्योंकि प्रोटीन ग्लोमेरुलस से निकल नहीं पाती। बाकी इसके अंदर सारी चीजें हैं, कौन कौन सी हैं, यहां पर वाटर है, लिख लें आप लोग, यहां पर ग्लूकोज है, यहां पर अमीनो एसिड है, यहां पर वाइटामिन हैं, यहां पर क्या है, ड्रग्स हैं। इसको रिपीट करके आप लिख लीजिएगा। तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब देखें इसके अंदर तो बहुत काम काम की चीजें हैं। तो अब आपको एक बात तो समझ आई कि सफाई सिर्फ इसी हिस्से में हो रही है, सफाई सिर्फ इसी हिस्से में हो रही है, यानी कि प्रेशर फिल्ट्रेशन का काम यहीं पर हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड रीनल कॉर्पसल, रीनल कॉर्पसल। ये जो है दो चीजों से मिलकर बना हुआ, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा बोमेन्स कैप्सूल। यही बेसिकली फंक्शनल यूनिट है किसका, एक नेफ्रॉन का, क्योंकि इसने क्या करना है, मेनली फिल्ट्रेशन करवानी है। उसके बाद आपके पास आता है इसका ट्यूबुलर सिस्टम। यहां से एक बड़ी सी ट्यूब का आगाज होता है और इस ट्यूब का नाम है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद यहां पर ये एक लंबी सी ऐसे नीचे की तरफ डाउनवर्ड मेड्यूला की तरफ, ये कौन सी जगह है, कॉर्टेक्स। ये कैसे जा रहा है, मेड्यूला की तरफ। ये जाती है एक बड़ी सी नाली, इस नाली का नाम क्या है जी, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले, ये एक ट्यूबुलर सिस्टम है इसका। और ये लूप ऑफ हेनले आगे किस में ओपन होती है, कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर। ये जो मैं बना रहा हूं ये आपके पास क्या हैं, दीज आर बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट्स। ये कलेक्टिंग डक्ट्स हम इनको क्यों बोलते हैं, वजह यह है कि जितने ये पॉइंट्स मैंने बनाए हैं इतने ही इसके साथ नेफ्रॉन जुड़े हुए हैं। सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ कितने जुड़े हुए हैं, इस ये जो मैं जगह आपको बता रहा हूँ इस पोर्शन के अंदर बेसिकली 10 नेफ्रॉन इसके साथ जो है ना वो जुड़े हुए हैं। पीसीटी के बाद मैंने आपको बोला है कि ये जो नीचे की तरफ लिम्ब आ रहा है, ये आपके पास क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, उसके बाद ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये आपके पास क्या है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इज दैट क्लियर। याद रखिएगा जो डिसेंडिंग है ये थिन होता है, क्या होता है, थिन होता है। जो असेंडिंग है ये क्या होता है आपके पास, थिक होता है। उसके बाद आपके पास ये आता है डीसीटी, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इसको यूं भी याद कर सकते हैं, पी से पहले वाली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डी से दूसरे वाली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आपने याद रखनी है क्योंकि इन दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है। ओके, उसके बाद आपके पास आता है कि ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल निकली थी ये क्या करती है, इस पीसीटी वाली जगह पर और डीसीटी वाली जगह पर ये जाती है और पूरे का पूरा बेड बनाती है। और प्यारे बच्चों ये किस साइड पर निकलती है आप देख सकते हैं ऐसे, ये कौन सी जगह है, लूप ऑफ हेनले का यू शेप, और इधर से ये आ रही है और ये यहां पर एक नेटवर्क बनाती है, एक कैपिलरी बेड बनाती है। इसका नाम क्या है, वाजा रेक्टा। इसको हम क्या बोलते हैं, वाजा रेक्टा। अब यहां पर देखिएगा हमने ये देखा कि ये जो आपके पास एफरंट आर्ट्रियोल है इसका डायमीटर बड़ा था, इफरंट का छोटा था। तो पूरी बॉडी के अंदर जितनी भी कैपिलरीज के बेड हैं सबसे ज्यादा जो प्रेशर होगा वो इसके अंदर होगा। इसी की बेस पर अल्लाह ने इस जगह पर फिल्ट्रेशन रख दी और किडनी का जो प्रॉपर फंक्शन है वो सिर्फ ग्लोमेरुलर पार्ट के अंदर हो रहा होता है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो रही होती है। अब फिल्ट्रेशन तो हो गई, अब जो नेफ्रॉन का दूसरा काम है, पहला काम था प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा नेफ्रॉन का काम क्या है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। यहां पर ब्लू से लिखता हूं मैं, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि काम काम की चीजों को एब्जॉर्ब करना है। तो ये जो पीसीटी है ना, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें से बहुत सारी काम की चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसा कि आपके पास कौन कौन सी हो सकती हैं, इनमें सबसे पहले आपके पास होती है ग्लूकोज C6H12O6, इनमें आपके पास होते हैं सम वाइटामिन, इनमें आपके पास अमाइनो एसिड, ये वो चीजें जिनको 100% कर लिया जाता है। यहां पर होती हैं आपके पास सम ड्रग्स, यहां पर कुछ
ड्रग्स को भी क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। और आपके पास यहाँ पर कुछ साल्ट्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड सम क्वांटिटी ऑफ वाटर, सम ऑफ H2O, सम ऑफ वाटर, वाटर को भी यहां से एब्जॉर्ब किया जाता है। ये पहले हम नहीं बताते होते थे, इस दफा बता रहे हैं क्योंकि फेडरल के अंदर और सिंध की बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो ये बात ज्यादा जरूरी है कि पीसीटी में से भी थोड़ा सा, हम कहते हैं थोड़ा सा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। फेडरल के अंदर एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि पूरे के पूरे नेफ्रॉन की जो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर, इसमें से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा होता है, लेकिन मैक्सिमम वाटर की एब्जॉर्प्शन कहां पर होती है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे। वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। तो यहां से काम की चीजें एब्जॉर्ब हो गई। अब जो बचा कुछ गन था उसमें वाटर था और बाकी क्या था आपके पास, गन, वो किधर आ गया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के पास। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के पास खास किस्म की प्रोटीन्स एंड दीज आर कॉल्ड एक्वापोरन प्रोटीन, और ये परमिएबल होती हैं किसके लिए, आपको पता है, वाटर के लिए। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले किसके लिए है, वाटर के लिए परमिएबल है। तो याद रखिएगा जब ऊपर से नीचे आएगा तो यहां से वाटर जो है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। जितना ऊपर से नीचे गहराई की तरफ में आएगा उतना ज्यादा वाटर जो इसमें से निकलेगा। और कहते हैं कि 99.5% जो वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है वो इस रीजन में करवा ली जाती है, और ह्यूमन किडनी इसके लिए कैपेबल होता है। लेकिन ये एब्जॉर्प्शन ऐसे नहीं होती, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। यहां पर ये क्या हो रही है, बेसिकली यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है। यूरिन में से वाटर को निकाला जा रहा है और यूरिया को बढ़ाया जा रहा है। सो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन को कंसंट्रेट किया जा रहा है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों यहां पर क्या होता है, वाटर तो निकलता आ रहा है, यूरिया जो है वो आपके पास बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं है, इसके लिए जोर लगाना पड़ता है किडनी को। और यहां पर कुछ पंप्स होते हैं, वो पंप क्या करते हैं, सोडियम आयंस को बाहर निकालते हैं। कहां से, ल्यूमेन में से। कहां से प्यारे बच्चों, इसकी ल्यूमेन में से, सेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के जो ल्यूमेन था उसमें से निकाल निकाल के बाहर। तो जहां पर ये रेड से सारा सोडियम है, ये जितना भी है ये सोडियम इसके अंदर इकट्ठा हो रहा है। ये सोडियम इसके अंदर ऐसे जो है ना, इंटरस्टिशियम ऑफ किडनी, उसके अंदर इकट्ठा हो रहा है। लेकिन सोडियम के साथ एक और आयन भी होता है, आपको पता है, दैट इज कॉल्ड क्लोराइड। तो अब आप खुद बताएं, जब सोडियम और क्लोराइड इस रीजन में ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि बाहर, ल्यूमिन के बाहर, उसके पाइप के बाहर, तो बाहर जो एनवायरनमेंट है वो कौन सा हो जाएगा, हाइपरटोनिक। कौन सा हो जाएगा, हाइपरटोनिक। तो यही वजह है कि वाटर विल मूव आउटसाइड फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ओके, यहां पर बेसिकली क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए, दिस इज कॉल्ड काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट से क्या मुराद है, इधर से जो वो वाटर लॉन्ग विद यूरिन जो है वो नीचे आ रहा है, इधर से ऊपर जा रहा है। काउंटर करंट, काउंटर मीन एक दूसरे के ऑपोजिट, करंट मीन वेव्स, एक नीचे आ रही है एक ऊपर जा रही है। एक तो होगी बात ये। दूसरा ये है कि देयर इज अ ऑपोजिट फ्लो ऑफ वाटर एंड एज वेल एज ब्लड। ये वाजा रेक्टा के अंदर जो ब्लड है वो और ये जो फ्लूइड है ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। दिस इज कॉल्ड काउंटर करंट। अलग अलग करंट्स हैं, अपोजिट करंट्स हैं, मल्टीप्लायर, वो एब्जॉर्प्शन को डबल ट्रिपल 4 टाइम बल्कि काफी ज्यादा बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर चला जाता है कि इसके अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। अब आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जी आपने बोला कि बाहर तो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, तो वाटर को तो यहां से नहीं जाना चाहिए, तो वाटर कैसे जाता है। अब आप खुद देखिए मेरा बेटा कि सारे का सारा ब्लड में से वाटर तो यहां पर निकाल लिया गया है इस नेफ्रॉन वाले रीजन में से। तो जब ये इसमें से ब्लड आ रहा है ना, उसमें वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। यही वजह है कि ये जो वाटर बाहर निकला है ये अपटेक हो जाता है बाय द वाजा रेक्टा। इसको वाजा रेक्टा जो है ना वो क्या कर लेती हैं, अपटेक कर लेती हैं। और यहां पर जो बचता है उसके अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, ज्यादा, और वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इज दैट क्लियर। उसके बाद आता है यहां पे कि जब ये डीसीटी के अंदर जाता है, अब ये क्या है, इसके अंदर वाटर तो मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लिया जा चुका है, तो इसके अंदर तो अब यूरिया है। अब उसकी पीएच को मेंटेन करना होता है। पीएच को मेंटेन कैसे किया जाएगा, यहां पर दो तरह के आयन, एक है हाइड्रोजन आयन और दूसरा है NH4 आयन, अमोनियम आयन, वो इसके अंदर ऐड किए जाएंगे ताकि इसकी पीएच को क्या किया जाए, पीएच को तकरीबन 4.8 से लेकर 7.5 तक जो है वो रखा जाए। और हम कहते हैं कि यूरिन की यहां पर क्या हो रही है, पीएच को मेंटेन किया जा रहा है। सवाल ये पता होता है कि ये हाइड्रोजन आयन और ये अमोनियम आयन कहां से आते हैं, तो ये ल्यूमिन के अंदर ये एपिथेलियम सेल्स होते हैं, ये इसको एपिथेलियम या एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। बेटा ये क्या करते हैं, ट्यूब्स के अंदर सिक्रीट करते हैं। तो यहां पर हमारा तीसरा जो नेफ्रॉन का फंक्शन है दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन।
वो क्या हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आता है कि सर जी ट्यूबुलर सिक्रीशन होगी, उसकी यूरिन को मेंटेन कर लिया गया। तो आपने एक बात पढ़ाई थी कि जो किडनी होता है ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहां पर देखें, अगर यहां पर ये सोडियम की अपटेक बढ़ाई जा रही है, एक तो इधर, और दूसरा मेरा बेटा कहां पर, ये डीसीटी के ऊपर एक खास किस्म का हार्मोन एक्ट करता है, उसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। क्या नाम है? एल्डोस्टेरॉन। एक मिनरेलो कार्टिकॉइड है बेटा, ये सोडियम के अपटेक को बढ़ा देता है, ब्लड के अंदर सोडियम को ज्यादा डलवाता है। रीजन क्या है? कि सोडियम लॉस ना कर जाए। तो अब साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना क्या कहला रहा है यहां पर? ऑस्मो रेगुलेशन। लेकिन जब साल्ट है तो सोल्यूट भी तो होगा, वाटर को भी रिटेन करना है। तो मेरा बेटा क्या होता है कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, इन पर एक खास किस्म का हार्मोन आके एक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कब करेगा? जब आपने पानी कम पिया होगा। ये क्या करता है? इन्हीं कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर आके एक्ट करता है और इनमें से जो एक्वापोरन प्रोटीन्स होती हैं उनको एक्टिवेट करता है और वाटर को दोबारा से क्या कर लिया जाता है? रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है और इसी वाटर को ब्लड में भेजा जाता है। अब जब ये वाटर ब्लड में जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली बीपी भी क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि नॉर्मल रेंज तक आ जाएगा। या आप कहते हैं कि ब्लड के अंदर जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का लेवल है उसको क्या किया जा रहा है? मेंटेन किया जा रहा है। अब आप देखें कि अगर सोडियम को अपटेक ना किया जाए और सोडियम जाया हो जाए प्यारे बच्चों, तो क्या होगा? सोडियम जाएगा तो बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से अगर वाटर निकलेगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि किडनी यहां पर क्या कर रहा है? ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो यूरिन होती है वो दो तरह की होती है। यूरिन एक आपके पास हाइपरटोनिक होती है। ये कब है? जब आपने पानी कम पिया हुआ, तो उसके अंदर यूरिया ज्यादा और वाटर कम होता है। तब एडीएच अपने अरूज पर होता है, एडीएच सक्रीट होता है और एडीएच क्या करता है? वाटर को दोबारा से रीअब्सॉर्ब करता है। और दूसरी होती है मेरा बेटा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक जो है वो कब है? जब आपने बहुत ज्यादा पानी पिया होता है, तब एडीएच का लेवल क्या रहता है? डाउन, और वो वाटर को अब्सॉर्ब नहीं करता और वाटर आपकी बॉडी से अलोंग विद यूरिन जो है वो निकल जाता है। तो उसके बाद आपके पास आता है कि ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये क्या है आपके पास? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के हर पोर्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमारा रह गया हो, लेकिन फिर भी अगर कोई रह जाता है तो मेरा बेटा उसके लिए आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। तो इस तरह से नेफ्रॉन के तीनों जो काम है वो मुकम्मल हुए। और हमारे पास जो है इसका ये वाला जो पोर्शन था जिसके अंदर ये सारी एब्सॉर्प्शन हुई है, दिस इज कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल। पहले को हमने क्या बोला था? रीनल कॉर्पसल। इसको हम क्या बोल रहे हैं? रीनल ट्यूब्यूल। इज दैट क्लियर प्यारे बच्चों? ये रीनल ट्यूब्यूल कहां से स्टार्ट हो रहा है? पीसीटी से स्टार्ट होकर ये कहां तक जा रहा है? कलेक्टिंग डक्ट्स तक। ये कलेक्टिंग डक्ट्स आगे पेपिलरी डक्ट्स के अंदर ओपन होती है जिसको हम रीनल पेपिला, और ये पेपिला पेल्विस के अंदर, और पेल्विस से प्यारे बच्चों ये किधर चला जाता है? यूरिटर के जरिए जो है वो यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बॉडी में से क्या कर दी जाती है? आउट कर दी जाती है। तो अब हमने किडनी के चारों पांचों फंक्शंस जो थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए, नेफ्रॉन के जो फंक्शंस थे वो भी डिस्कस कर लिए। और अब हमारा जो रहता है वो है क्या? किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स क्या होते हैं? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। किडनी स्टोन इज अ बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। आपके मेटाबॉलिज्म के अंदर प्रॉब्लम आती है जब आपकी बॉडी के अंदर क्रिस्टल्स हैं जो है वो बनना शुरू हो जाए मिनरल्स के। जैसे आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा, दिस इज कॉल्ड हाइपर कैल्सीमिया। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सालेट का लेवल ज्यादा हो जाए, दिस इज कॉल्ड हाइपर ऑक्सिलूरिया। अब ये कैल्सीमिया एंड ऑक्सिलूरिया, ये कैल्शियम और ऑक्सालेट आपस में मिलकर सबसे ज्यादा बनने वाला स्टोन बनाते हैं, उसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सालेट। याद रखिएगा, ये क्रिस्टलाइन जो मेटल होता है, क्रिस्टलाइन मैटर जो होता है, ये मिलकर छोटी छोटी पेबल्स बनाता है। पेबल्स हम किनको बोलते हैं? पत्थरों को बोलते हैं। पत्थरों की शेप्स होती हैं, कुछ ऐसे पत्थर भी होते हैं जिनके किनारे एजेस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा? स्टैग हॉर्न स्टोन। मुश्किल होते हैं ये बॉडी से निकालने, ठीक है। और ये क्या है आपके पास? ये स्टोन की एक टाइप है। और ये जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं, ये शेप की बेस पर है, ये केमिकल की बेस पर है। जो आपके पास आते हैं स्टोन्स इन द किडनी, मसलन एक किडनी है उसके अंदर क्या बन चुके हैं? स्टोन बन चुके हैं। अब इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरोलिथियासिस या नेफ्रोलिथियासिस का नाम देते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ जो है स्टोन वो कौन कौन सी। सबसे पहले हमारे पास कैल्शियम ऑक्सालेट। इसकी इंडिकेशन जो इसकी यूरिन जो होगी उसकी पीएच क्या होगी? एसिडिक होगी। और इसका काज क्या है? हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर ऑक्सालूरिया। ओके,
कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम एंड अमोनियम फास्फेट। जब भी फास्फेट का लफ्ज आएगा याद रखिएगा इनकी जो यूरिन की पीएच होगी, यूरिन पीएच हम कहेंगे, ये क्या हो जाएगी, बेसिक या आप कहते हैं अल्कलाइन हो जाएगी। और इसका मेन काज क्या होता है, इसका मेन काज होता है प्यारे बच्चों फास्फेट का लेवल बॉडी के अंदर क्या रहना, ज्यादा रहना। लाइक फास्फेट यहाँ पर आपके पास डिफरेंट जो है ना वो आप कह सकते हैं सोर्सेज होते हैं जिससे आप ले रहे होते हैं, और उसके साथ कैल्शियम जब फास्फेट के साथ मिलता है तो ये बनता है कैल्शियम फास्फेट, या मैग्नीशियम जब फास्फेट के साथ मिलेगा तो ये बनेगा, या फिर आप कहते हैं कि आपके पास अमोनियम उसके साथ। और ये बेसिकली ये भी क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और इसकी जो परसेंटेज है अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो टोटल जो आपके पास स्टोन है उसका 15% ये बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट 70% बनता है, और जो यूरिक एसिड होता है, हाँ इसमें मैं काजेज बता रहा था, काजेज जो है ये आपके पास बेसिकली क्या है, हाई इनटेक ऑफ मिनरल, या फिर ये क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। उसके बाद आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है उसके चांसेस आपकी बॉडी में कितने होते हैं, 10% होते हैं। इसकी वजह से जो यूरिन होती है वो एसिडिक होती है, इसको बोलते हैं हाइपर यूरिसीमा, इसको बोलेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर क्या रहेगा, यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा रहेगा। उसके बाद आता है सिस्टीन। सिस्टीन जो है इसकी जो है वो वेरिएबल है, और इसकी पीएच जो है वो भी क्या होती है, यहाँ पर एसिडिक होगी यूरिन की। और उसके साथ साथ प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये ज्यादातर जो है ना वो आप कह सकते हैं कि हेरिडिटरी, या आप कह सकते हैं कि बॉडी में सिस्टीन का लेवल, अगर सिस्टीन एक अमीनो एसिड अगर उसकी ब्रेकडाउन ना हो, उसका लेवल अगर ज्यादा रहेगा तो क्या आपके पास बनेगा, एक स्टोन बनेगा। और ये जैसे छोटे बच्चों में होता है, बुक पे मेंशन था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आते हैं किडनी स्टोन्स की ट्रीटमेंट। सबसे पहले अगर तो स्टोन बहुत बड़ा है तो उसको सर्जिकली रिमूव किया जाएगा। अगर स्टोन छोटे हैं, मतलब नॉर्मली वो निकल नहीं सकते लेकिन उनको तोड़ के निकाला जा सकता है, तो यहां पर आपके पास आएगी लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी जो है एक ऐसा प्रोसेस है, लिथो मीन लिथ पत्थर, ट्रिप्सी मीन तोड़ना। इसकी दो टाइप्स है मेरा बेटा, एक आपके पास है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, यानी कि इसमें क्या होता है कि जिस जगह पर स्टोन है उस जगह को टारगेट किया जाता है और बॉडी के बाहर से एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल नॉन आयोनाइजिंग वेव्स, याद रखिएगा नॉन आयोनाइजिंग वेव, क्योंकि आयोनाइजिंग होगी तो वो तो कैंसर काज कर सकती है। नॉन आयोनाइजिंग वेव्स की मदद से उनको क्या किया जाता है, ये बेसिकली साउंड वेव्स होती हैं जो उसके अंदर एजिटेशन पैदा करती हैं, और वो वहां पर क्या हो जाता है, पत्थर जो वो टूट जाता है, और फिर उसको जो वो जो टूटे हुए होते हैं उसके रेजेज होते हैं उनको बॉडी से क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद वो कैसे निकलते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एक्सटेंसिव ड्रिंकिंग वाटर। वाटर आप ज्यादा पी रहे हैं तो यूरिनेशन की मदद से वो निकल जाते हैं। उसके बाद आपके पास आता है परकुटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया देकर एक ट्यूब जो है वो जो यूरिनरी ब्लेडर होता है उसके अंदर डाली जाती है, और उसके साथ साथ एक एक्सरे के लिए एक छोटा सा कैमरा आप समझ लें वो एक डाल दिया जाता है जो लोकेट करता है कि इसको एक पत्थर को, और उसके साथ साथ फिर उस पत्थर के पास जाके उसके ऊपर साउंड वेव्स जो है ना वो लगाई जाती हैं कंटिन्यूसली। उससे फिर वो क्या करता है, टूटता है। अब देखें ना, परकुटेनियस यानी कि स्किन को हटा के उसके अंदर एक ट्यूब जो है वो डाल के उसके साथ साथ आप जो है ना वो ये करते हैं। और फिर अगर पत्थर बहुत बड़े हैं उससे टूट ना रहे हो तो फिर कट लगा के भी जो है ना छोटा सा कट लगाया जाता है, और फिर उस मशीन की मदद से उसको वहां से क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, दोनों मेथड हैं, आप इसके जरिए से लिथोट्रिप्सी जो है ना वो करवा सकते हैं। उसके बाद ओपन सर्जरी में क्या होता है, ऑपरेशन होता है और स्टिचेस वगैरह लगते हैं और पत्थर को क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। किडनी फेलियर, अगर तो नेफ्रॉन का ये वाला पोर्शन काम करना स्लो डाउन कर दे तो ये चीज आपके पास क्या कहलाती है, ये आपके पास कहलाती है बेटा किडनी फेलियर। कितने परसेंट है, ज्यादा है, कम है। और उसके बाद आपके पास आता है, दिस इज कॉल्ड एंड स्टेज रीनल डिसऑर्डर या रीनल डिजीज, रीनल डिस्ट्रक्शन। ठीक है, बेसिकली डिजीज यहां पर आएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंड स्टेज ऑफ रीनल फेलियर इज कॉल्ड यूरेमिया। इज दैट क्लियर? उसके बाद बेटा आपके पास ना किडनी फेलियर की दो टाइप्स हैं, एक एक्यूट है और एक क्रोनिक है। क्रोनिक जो है वो इरिवर्सिबल है, एक्यूट जो है वो कुछ अर्से बाद ठीक हो सकता है। एक्यूट जो है वो चंद दिनों के लिए, महीनों के लिए रह सकता है, लेकिन क्रोनिक फिर आपको मैंने बताया ये प्रोग्रेसिव होता है, वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है। एक्यूट में हैमरेज हो सकता है, कोई चोट लगने की वजह से, वॉमिटिंग ज्यादा होने की वजह से, डायरिया ज्यादा होने की वजह से, पानी की डिहाइड्रेशन हो जाती है। उसके बाद
डायूरेसिस, बहुत ज्यादा छोटा पेशाब आने की वजह से, स्वेटिंग होने की वजह से, या ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिटर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो उस वजह से भी जो है ना वो एक्यूट जो है किडनी फेलियर हो सकता है, जिसको मेडिसिन से रिकवर किया जा सकता है। फिर आता है क्रोनिक। क्रोनिक बेसिकली बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल आपकी बॉडी, आपकी बुक के अंदर है तो उसको मेंशन कर रहा हूँ। नेफ्राइटिस यानी कि नेफ्रॉन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। हाई बीपी, ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा रहे तो भी क्रोनिक किडनी फेलियर होता है। और डायबिटीज, मलाइटिस जो है वो भी काज बनती है किसका, क्रोनिक रीनल फेलियर का। अब रीनल फेलियर हो गया तो बॉडी के अंदर क्या रहेगा, यूरिया का लेवल ज्यादा रहेगा। जब बॉडी के अंदर यूरिया का लेवल ज्यादा है तो इट्स मीन बॉडी में वाटर का रिटेंशन ज्यादा हो जाएगी, साइट्स बन जाएंगे, मतलब जो है ना पानी पेट के अंदर, घुटनों के अंदर, टांगों के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होता है एक 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 कम्प्लेक्स जो है ना वो सिचुएशन सामने आती है। और उसके बाद फिर इसका जो हल है वो है डायलाइसिस। सबसे पहले डायलाइसिस किया जाता है। डायलाइसिस में क्या होता है, एक फ्लूइड जिसको हम डायलस्टेट बोलते हैं वो बॉडी के अंदर डाला जाता है। किस तरीके से डाला जाता है उसके बेसिकली हमारे पास दो मेथड है। अगर तो बॉडी के अंदर डाला जाए तो उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल डायलाइसिस, और अगर एक मशीन के जरिए उसको साफ किया जाए तो दिस इज कॉल्ड डायलाइसिस या हेमोडायलाइसिस। सॉरी, हेमोडायलाइसिस में ना आर्टिफिशियल किडनी को यूज किया जाता है। एक मशीन है, वो क्या करती है, किडनी के जैसे काम करती है। मसलन मैं पहले आपको हेमोडायलाइसिस में ब्लड इन्वॉल्व होता है तो क्या होता है, एक आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, वो उस मशीन के पास जाता है। मशीन के अंदर मेम्ब्रेन्स लगी हुई हैं और दूसरी तरफ से मशीन के अंदर डायलस्टेट जिसको हम क्या बोलते हैं, डायलाइजर फ्लूइड, वो आता है प्यारे बच्चों। वो दोनों आपस में काउंटर करंट के जैसे, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे यही वाला प्रोसेस जो है ना हमने मेम्ब्रेन्स लगा के खुद मशीन के अंदर कर लिया है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन भी हो रही है और यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन वाला काम है ये भी मेम्ब्रेन के जरिए, आपको पता है ना, ये फिल्ट्रेशन हो रही है। तो ये फिल्ट्रेशन उसके अंदर होती है, उसमें से गंद अलहदा हो जाता है और साफ ब्लड दोबारा से वेन के अंदर डाल दिया जाता है। ये आपके पास क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड हेमोडायलाइसिस। पेरिटोनियल डायलाइसिस में क्या होता है कि जो डायलाइजर फ्लूइड होता है, डायलाइजर फ्लूइड, उसको पेरिटोनियम के अंदर, पेरिटोनियम के अंदर डाल दिया जाता है कैथेटर की मदद से। कैथेटर क्या, एक पाइप होता है जो ड्रिल की मदद से, जो है सर्जरी की मदद से यहाँ पर इसके अंदर, पेट के अंदर जो है ना वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डाल दिया जाता है और फिर उसके ऊपर वाली साइड से डायलाइजर फ्लूइड भर दिया जाता है। पेट में वो डायलाइजर फ्लूइड आ जाता है। फ्लूइड क्या करता है, उसमें से चीज़ों को निकाल लेता है और फिर उसी फ्लूइड को हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और ये एक रिपीटिव मैकेनिज्म होता है, चाहे हीमोडायलिसिस हो या पेरिटोनियल। पेरिटोनियल की तरफ लोग कम जाते हैं, अब लोग हेमोडायलिसिस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि हेमोडायलिसिस के लिए एक दफ़ा अब फिस्चूला लग जाता है जो दोनों नालियों के लिए, समझ लें कि जैसे आप कोक या स्प्राइट की बोतल के ऊपर ढक्कन नहीं देखते, या आप इसको भी छोड़ें, ये जो ब्रन्यूला होता है ना, कैनुला या बर्न्यूला आपने देखा होगा, उसके ऊपर एक ढक्कन से लग जाते हैं। ऐसे वो ढक्कन लग जाते हैं, वो खोलते हैं, मशीन के पाइप उसके साथ लगाया और आर्टिफिशियली ब्लड को क्या किया गया, क्लीन करना शुरू कर दिया गया। लास्ट पे हमारे पास आता है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी को ही चेंज करना पड़ जाता है। इसके लिए याद रखिएगा, जो डोनर होता है उसको तलाश किया जाता है और जो एक्सेप्टर होता है, या आप कह सकते हैं रेसिपिएंट, ये डोनर रेसिपिएंट को क्या करता है, अपना किडनी देता है, बट उसके लिए क्या किया जाता है, टिश्यू की मैचिंग की जाती है, एंटीजेंस को मैच किया जाता है कि कहीं बॉडी के अंदर जाके एंटीबॉडी और एंटीजन इंटरेक्शन ना हो जाए और ये जो हम ट्रांसप्लांट करने लगे हैं ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए। और बच्चों हो भी जाता है, ये ऑपरेशन हर दफ़ा सक्सेसफुल नहीं भी रहता। इस केस में वो गुर्दा भी क्या हो जाता है, ज़ाया, वो ना उस बंदे के काम में रहता है ना इस बंदे के काम में रहता है। इसी वजह से इसकी पहले प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाती है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। अच्छा, अगर एक दफ़ा ट्रांसप्लांट हो जाए तो उसके बाद फिर स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, और साइक्लोस्पोरेंस दी जाती हैं इम्यून लेवल को ज़रा सप्रेस रखने के लिए। इससे फिर क्या होता है कि वो जो किडनी होता है उसकी एज बढ़ना शुरू हो जाती है और मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 15 ईयर्स तक एक ट्रांसप्लांट जो है वो चल सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा ऑल अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है वो थर्मोरेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इसका स्केच मैंने पहले बना दिया है क्योंकि जब मैं लिख रहा होता हूँ तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो मेरी ये कोशिश है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जा सके। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम अपनी फूड के ऊपर ध्यान देते हैं। हम फूड में बेसिकली क्या खाते हैं, कार्ब्स खाते हैं, उसके अलावा हम जनाब लिपिड्स खा रहे होते हैं, उसके अलावा हम न्यूक्लिक एसिड
और इसके साथ साथ हम क्या खा रहे होते हैं, प्रोटीन खा रहे होते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब प्रोटीन का इंटेक ज्यादा होगा या सिंपली हम प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो उस प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, अमीनो एसिड, यानी कि उस प्रोटीन को अब क्या करना है, तोड़ना है। उस प्रोटीन का जब कैटाबॉलिज्म होगा तो इस कैटाबॉलिज्म के रिजल्ट में अमीनो एसिड्स जो है ना आपके पास वो बनेंगे। ये जो अमीनो एसिड या अमीनो एसिड्स होते हैं इससे NH2 ग्रुप जो है वो रिमूव होता है, क्योंकि अगर हम एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाएं तो वो आपके पास ये होता है, ठीक है। ये अमीनो ग्रुप, ये एसिड ग्रुप, ये R और ये आपके पास H, ये वेरिएबल ग्रुप होता है। इसमें से इस ग्रुप का निकलना क्या कहलाता है, डीएमिनेशन, डीअमाइनेशन, यानी कि अमाइनो ग्रुप का इसमें से निकल जाना। और जब ये NH2 निकलता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, इसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहीं से इसी अमोनिया से हम देखेंगे कि और फर्दर कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका एक्सक्रीटरी वेस्ट एज इट इज प्यारे बच्चों क्या है, अमोनिया, NH3 है। और ये NH3 जो है ये मोर टॉक्सिक होता है, ये टॉक्सिक है, शदीद टॉक्सिक है। और इसको बॉडी से निकालने के लिए 500 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है 1 ग्राम को। अब इसी वजह से ये ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं जो ज्यादा वाटर के अंदर रहते हैं। तो इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, फिश। फिश भी कौन सी, जो फ्रेश वाटर में रहती है, मतलब उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया, क्योंकि अमोनिया को बॉडी से निकालने के लिए ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो 500 ml पर 1 ग्राम। और इस प्रोसेस को हम अमोनियोटैली बोलते हैं। और इस ऑर्गेनिज्म को यानी कि फिश को हम क्या बोलेंगे, अमोनियोटैलिक, अमोनियोटैलिक ऑर्गेनिज्म, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनियोटैली। उसके बाद देखते हैं कि ये अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है, यूरिया के अंदर। अब यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक है, लेस टॉक्सिक है एज कंपेयर टू अमोनिया। इसके लिए कितना चाहिए होता है, 50 ml वाटर चाहिए होता है 1 ग्राम के लिए। इसके अंदर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से आते हैं, यहां पर मैं अपना नाम बताता हूं बच्चों को, भाई मोहम्मद आमिर शहजाद, ठीक है। बी फॉर यहां पर क्या आ जाते हैं प्यारे बच्चों, बोनी फिश। उसके अंदर एम फॉर यहां पर आ जाते हैं मैमल्स। ए फॉर यहां पर आ जाते हैं एम्फीबियंस। और एस फॉर यहां पर आ जाती है शार्क। और इस प्रोसेस को जिसके जरिए आपको पता है प्यारे बच्चों क्या निकल रहा है, यूरिया निकल रहा है। दिस इज कॉल्ड यूरियोटैलिक और यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये लेस टॉक्सिक है एज कंपेयर टू अमोनिया। अमोनिया की निस्बत ये क्या है, लेस टॉक्सिक है। इसके अलावा आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड अमंग दीज लीस्ट आप कह सकते हैं कि टॉक्सिक है और लीस्ट टॉक्सिक है। इसको कितना चाहिए, इसके लिए वाटर कितना चाहिए, 1 ml वाटर चाहिए होता है 1 ग्राम को। इसका मतलब है एक्यूट शॉर्टेज के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो बेसिकली जो है ना वो यूरिक एसिड उनका जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। इसके अंदर आता है ब्रिल। बी फॉर यहां पर क्या है आपके पास, बर्ड्स आ जाते हैं। आर फॉर यहां पर आपके पास रेप्टाइल्स आ जाते हैं। आई फॉर यहां पर आपके पास इंसेक्ट्स आ जाते हैं और एल फॉर लैंड स्नेल आ जाती है। अब चूंकि ये एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर के अंदर रहती है, इस वजह से इनका जो वाटर का कंटेंट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम होता है, सॉरी। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या कहते हैं कि 1 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है क्या करने के लिए, 1 ग्राम यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो ये अडॉप्टेड है टुवर्ड एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। उसमें हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, इसके एग्जाम्पल में आता है यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड यूरिकोटैली। उसमें हम आप देखेंगे कि आगे है हमारे पास ह्यूमन की एग्जांपल। ह्यूमंस जो हैं बेसिकली ये किससे बिलोंग करते हैं, मैमल से बिलोंग करते हैं। तो हमारा जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया होता है। उसी तरह से देखिएगा जब हम प्रोटीन को खाते हैं अमाइनो एसिड बनेंगे, अमाइनो एसिड से वही अमोनिया। इस अमोनिया को जो कि मोर टॉक्सिक है इसको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करने के लिए इस अमोनिया को जनाब भेजा जाता है लिवर के पास। लिवर के पास भेजा गया अलॉन्ग विद किसके साथ जनाब, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जाते हैं तो वो बेसिकली लिवर के अंदर एक साइकिल चल रहा होता है जिसमें सबसे पहला प्रोडक्ट आपके पास क्या है, सिट्रेट। ये कैसे बनता है, ये आपके पास ऑर्निथीन। ऑर्निथीन में ये दोनों चीजें शामिल होती हैं तो ये किस में चला जाता है, सिट्रेट। सिट्रेट किस में जाता है, आर्जिनिनोसक्सीनेट। आर्जिनिनोसक्सीनेट जो है वो किसके अंदर जाता है, आर्जिनिन। आर्जिनिन जो है वो दोबारा से किस में जाएगा, ऑर्निथीन के अंदर। यहां पर एक एंजाइम काम करेगा आर्जिनेज
और वो यूरिया को यहां से निकाल देगा। लेकिन इसके लिए एक और चीज चाहिए होती है, वो होता है कि सेकंड ग्रुप ऑफ NH3, यानी कि सेकंड अमोनिया। सिट्रेट से आर्जिनोसक्सिनेट बनाने में क्या होता है कि सेकंड अमोनिया को जो है वो डाला जाता है। अब यहां पर देखें, एक अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर सेकंड अमोनिया। जब ये इस साइकिल के अंदर आते हैं तो यही वजह है, हम कहते हैं कि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, कि मोर टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है। दिस इज कॉल्ड यूरिया साइकिल। ये ह्यूमन लिवर के अंदर होता है। तो याद रखिएगा, इस पूरे टॉपिक में आपको लिवर वाला टॉपिक जो है वो एज इंफॉर्मेशन के तौर पर जो है वो कर लेना है। उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, लिवर के फंक्शंस क्या हैं, वो आपने लाजमी उसको जो है ना वो एक दफा देख लेना है। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, कि हमारी इस खुराक के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास है, न्यूक्लिक एसिड से आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स, और इन न्यूक्लियोटाइड्स से क्या बनेंगी, नाइट्रोजनस बेसिस। क्या बनेगी, नाइट्रोजनस बेसिस। चलें यूं कर लेते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस में आपके पास प्यूरीन्स आ जाएंगी, और दूसरी कौन सी आ जाएंगी, पायरिमिडीन्स आ जाएंगी। इन प्यूरीन्स और पायरिमिडीन से कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो निकलते हैं, वो मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। यहां पर आपको देखने को मिलती है ज़ैंथीन, यहां पर आपको देखने को मिलती है हाइपोजेंथीन, यहां पर आपको देखने को मिलती है एलेंटाइन। ठीक है, ये तीनों बेसिकली क्या है, न्यूक्लिक एसिड से जो है ना वो निकलने वाली जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। और इसके अलावा यहां पर हमारे पास इन नाइट्रोजनस बेसिस में से जो नाइट्रोजन आती है उसमें से ये तीनों प्रोडक्ट भी बनते हैं। अमोनिया भी बनता है, यूरिया भी बनता है, और यूरिक एसिड भी बनता है। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा निकलने वाला मटेरियल है, यानी कि एक्सेस क्वांटिटी, हमारी बॉडी या मैमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से बाहर निकलते हैं, वो कौन कौन से हैं। उसमें आपके पास अमोनिया आ जाता है, उसमें आपके पास यूरिया आ जाता है, उसमें आपके पास क्या आ जाता है, यूरिक एसिड आ जाता है। ये तीन चीजें जो हैं ये एक्सेस क्वांटिटी है नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने की। उसके बाद हमारे पास आता है लो क्वांटिटी। लो क्वांटिटी में प्यारे बच्चों आपके पास आ जाती हैं केराटिन प्लस क्रिएटिनिन प्लस ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड। ये क्या है, लो क्वांटिटी में, और ये एमसीक्यूज पूछा जाता है। वेरी स्मॉल में आपके पास क्या है, एज इट इज अमाइनो एसिड की फॉर्म में, प्लस नाइट्रोजनस बेसिस यानी कि प्यूरीन और पायरामिडीन की फॉर्म में जो है वो वेरी लो क्वांटिटी के अंदर नाइट्रोजनस बेस जो बॉडी से बाहर निकलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो ये था पोर्शन हमारे पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर नेचर वाला। इंशाल्लाह अभी हमने जो इसको डिस्कस करना है वो है थर्मोरेगुलेशन। हम इसको बोलते हैं कि द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो रेंजेस। अगर हम ह्यूमंस की बात करें या मैमल्स की बात करें, थर्मोरेगुलेशन की बात करते हैं, स्पेशली अगर हम ह्यूमंस को यहाँ पर एरोहेड करें तो हम कितना टेम्परेचर रखते हैं, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या है बेसिकली वो यार थर्मोरेगुलेशन। अच्छा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते, नैरो रेंजेस के अंदर नहीं रखते, ठीक है, उसमें आपके पास कौन से आ जाते हैं, पोकीलियोथर्म। पोकीलियोथर्म को बेसिकली हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड है। इसी तरह से होमियो, होमियो मीन सेम, थर्म मीन टेम्परेचर, ये अपना टेम्परेचर सेम रखते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड। आगे हम देखेंगे जो कोल्ड ब्लडेड है इसके अंदर इफ्रा आ जाती है। इफ्रा से क्या मुराद है प्यारे बच्चों, इसमें आपके पास आ जाते हैं इंसेक्ट्स आ जाती हैं, फिश आ जाती हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, एज वेल एज एम्फीबियंस आ जाते हैं। और जो आपके पास हैं वार्म ब्लडेड में आपके पास बर्ड्स प्लस मैमल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये तो था उनकी बेसिस आपके कौन कौन सा रेगुलेशन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। बेसिकली जब इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया ना, जब बैट्स और हैमिंग बर्ड्स को देखा गया तो वो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आ रहे थे, तो इसीलिए फिर उनको ना हीट जनरेशन की बेस पर जो है वो क्लासिफाई किया गया। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनको हम एक्टोथर्म बोलते हैं कि ये इन्वायरमेंटल हीट लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या किया, अपनी मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस की, फौरी तौर पर ये उसके साथ क्या कर देते हैं, एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज कर देते हैं, तो इसी वजह से ये रेगुलेट नहीं करते। तो पहले वाला पोकीलियोथर्म यानी कि इफ्रा इसमें आ जाएगी। सॉरी अगर किसी का नाम इफ्रा है तो माजरत उसके बाद आते हैं एंडोथर्म। एंडोथर्म ये होमियोथर्म है, ये अपनी मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं और इस हीट को फिर बॉडी के अंदर रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि ह्यूमंस का बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि हम क्या है, एंडोथर्म है। ये जो है ना ये वेरी करते हैं, कैसे,
इनका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई भी हो सकता है, बहुत ज्यादा लो भी हो सकता है। ये रेगुलेट नहीं करते बट प्रोड्यूस कर सकते हैं मेटाबॉलिक हीट के अंदर। इसके अंदर आपके पास जो है ना वो हमिंग बर्ड आ जाता है, प्लस आपके पास क्या आ जाते हैं, बैट्स आ जाते हैं। ये हेट्रोथर्म है। अब आप अंदाजा लगाएं कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है या बहुत ज्यादा डीप बिलो आ जाता है, तो तब इनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रोटेक्टिव प्रोटीन होती है। बहुत ज्यादा ऊपर चले गया तो हीट शॉक प्रोटीन, बहुत ज्यादा नीचे आ गया तो कोल्ड शॉक प्रोटीन। ये इसको क्या करते हैं, मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है कि ह्यूमंस के अंदर जो थर्मोरेगुलेशन है, इसमें एक टॉपिक रह जाएगा, मैं आपको पहले बता दूं, वो होगा पायरेक्सिया। वो मैं यहां पर नहीं पढ़ाऊंगा आपको, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा इम्यूनिटी के अंदर। तब मैं आपको वहां पर एक एक चीज इस थर्मोरेगुलेशन के साथ भी कोरिलेट करके बताऊंगा और फिर आपका उस टाइम भी ये टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। ह्यूमंस को अगर देखा जाए तो ह्यूमंस के अंदर जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, इसमें आपके पास क्या है, ब्रेन। और ब्रेन के अंदर एक खास किस्म का पार्ट है दैट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट है और वी कैन से सेट पॉइंट रखता है कितना प्यारे बच्चों, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कोई चेंज आ जाए तो बॉडी फीडबैक मैकेनिज्म, लफ्ज क्या यूज कर रहा हूं, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू उसको क्या करेगी, दोबारा से बैलेंस करेगी। सपोज देखते हैं यहां पर कि ये हाइपोथैलेमस जो है ये स्किन से इंफॉर्मेशन लेता है, क्योंकि स्किन जो है यहां पर रिसेप्टर का काम कर रही है। स्किन जो है उसने इंफॉर्मेशन किसको देनी है, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस ने फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेकर आनी। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे ही बाहर का टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है तो हमारी बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं। सर्दियां तो हम स्वेटर निकाल लेंगे, गर्मियां तो हम जो ढीले ढाले कपड़े पहनना शुरू कर देंगे, सर्दियां तो हम हीटर चलाएंगे, गर्म फूड खाएंगे। गर्म फूड से मुराद है जिसमें एनर्जी ज्यादा है, और गर्मियां होगी तो वाटर का इंटेक बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये तो हमारा बिहेवियरल चेंजेस है। उसके अलावा जो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। क्या होता है कि अगर बाहर टेम्परेचर जो है ना कम है, 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बॉडी को हाइपोथर्मिया होने के चांसेस होते हैं। हाइपोथर्मिया क्या, बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो गया। बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा, एंजाइम अपना प्रॉपर काम नहीं करेंगे और उससे बंदे को डायूरेसिस, छोटा पेशाब आना शुरू हो जाएगा, उससे किडनी भी फेल हो सकते हैं, बंदा भी जो है ना वो मर सकता है। ठीक है, तो ये लीथल केस होता है अगर आपके पास क्या हो जाए, हाइपोथर्मिया हो जाए। तो अब इस केस में क्या किया जाता है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बाहर के साथ कंपेयर किया जाए तो हमारा तो 37 है, बाहर कितना है, 0 से 5 या 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर बॉडी क्या करेगी, हीट को कंजर्व करेगी। बॉडी हीट को कंजर्व करेगी, लॉस नहीं होने देना, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को क्या करना है, मेंटेन करना है। बाहर ज्यादा ठंड है, अब आप जब वो हीट प्रोड्यूस कर रही है, अब हीट को कंजर्व करने के लिए डिफरेंट जो है अडेप्टेशंस होती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। उसके लिए कंजर्व तो तब करना ना जब हीट को प्रोड्यूस करना है। तो बॉडी में क्या होगा, थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब थर्मोजेनेसिस मीन हीट की सिंथेसिस हो रही है, उसमें आपके पास थर्मोजेनेसिस यानी कि मसल्स जो हैं वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो उससे क्या होगा, हीट प्रोडक्शन, इससे बॉडी क्या रहेगी, वार्म रहेगी। आपके पास नॉन स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होगा जिससे बेसल मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, बॉडी का मेट हो जाएगा, चीजों की तोड़ फोड़ ज्यादा होगी। यही वजह है कि सर्दियों में हमें भूख बहुत ज्यादा लगती है। इस वजह से भी क्या होती है कि ये नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होती है। ये बेसिकली आपके पास क्या है, हार्मोनल। उसके बाद आता है ये दोनों काम करके बॉडी में हीट को प्रोड्यूस किया जा रहा है। जब हीट की प्रोडक्शन हो रही है प्यारे बच्चों, तो अब हीट को क्या करना है, कंजर्व करना है। उसके लिए क्या किया जाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड वेजो डायलेशन की जाती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन की जाती है स्किन की तरफ, क्योंकि खून को गर्म रखना है ना। अगर स्किन की तरफ भेजेंगे तो स्किन तो बाहर तो ठंड है, तो आपकी हीट बॉडी से लॉस हो, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन स्किन में ये काम करते हैं, ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स करते हैं। ये बेसिकली स्क्वीज कर जाते हैं और इधर जो फ्लो है ब्लड का वो लो कर दिया जाता है, और वेजो हो जाती है एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर। पेट वाली जगह जो है जब आप हाथ लगाएंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा गर्म जो है ना वो सर्दियों में लगेगी। रीजन क्या है कि सारा ब्लड जो इधर रख लिया जाता है, सारे से मुराद मैक्सिमम ब्लड यहाँ पे रख लिया जाता है, जो कम ब्लड होता है वो इधर भेज दिया जाता है। और बेसिकली इसके नीचे एक और आप आर्ट्रियोल कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड शंट। उस कंडीशन में इसके जरिए ब्लड जो है वो बाईपास करवा दिया जाता है, बहुत कम यहाँ पर भेजा जाता है ताकि हीट जो है वो डेसिपेट ना हो सके। ये बेसिकली किस रीजन के अंदर है, ये डर्मिस के अंदर है।
स्किन के अंदर, और ये जो है डर्मिस से बिल्कुल नीचे। तो ब्लड की सप्लाई यहाँ से दे दी जाती है ताकि टिश्यूज वगैरह की डेथ ना हो जाए। उसके बाद आता है पिलो इरेक्शन। पिलो इरेक्शन में क्या होता है, खास किस्म के मसल्स होते हैं हेयर फॉलिकल्स के साथ, जो है ना, ये आपके पास हेयर फॉलिकल, इसके साथ खास किस्म के मसल्स हैं, दीज आर कॉल्ड इरेक्टर पिल्लाई। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ऐसे जो है ना रोंगटे खड़े हो जाना, जिनको हम क्या बोलते हैं, गूज बम्प्स। ये गूज बम्प्स जो हैं ये क्या करते हैं, एक लेयर बना लेते हैं वार्म एयर की, वो ऊपर से ठंडी एयर को जो है ना वो जाने देती है, और वार्म एयर जो है उसको जो है वो क्या कर लेती है, अंदर इंट्रैप कर लेती है, जिससे क्या होता है कि इंसान जो है वो सर्दी की शिद्दत से या मैमल सर्दी की शिद्दत से बच जाते हैं। इसके अलावा कुछ और दूसरे बर्ड्स वगैरह वो प्लूमेज फ्लफिंग कर लेते हैं। इसके अलावा ब्राउन फैट होती है कुछ मैमल्स के पास जो बहुत ज्यादा पोलर एरियाज के अंदर रहते हैं। ये ब्राउन फैट ब्राउन क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है। अब ये आयरन जो है, और ये बहुत आप समझ लें कि रिस्पॉन्स होता है जो कि बेसिकली एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के रिजल्ट में इसको क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन की जाती है। ऑफ एनर्जी होता है, मेटाबॉलिज्म जब तेज होता है तो हीट की प्रोडक्शन होती है। उसके बाद फैट की लेयर पूरी की पूरी फैट की लेयर इंसुलेशन का काम करती है। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं ब्लबर के अंदर। उसके बाद ये जैसे मैंने आपको लिख दिया ये ब्लबर है। इसके अलावा आपके पास कॉर्टिकल हार्मोन होते हैं जो कि कोल्ड की वजह से आपको निकालने में हेल्प करते हैं। प्लूमेज फ्लफिंग मैंने आपको बता दिया कि बर्ड्स अपनी स्किन को ऐसे, अपने जो पर होते हैं उनको जरा खोलते हैं, उसके अंदर वार्म एयर ट्रैप हो जाती है और ऊपर से ठंडी एयर जो वो गुजरती रहती है। उसके बाद आता है कि जब यही टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो दिस इज कॉल्ड हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया होने के चांसेस होते हैं, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहला काम है कि हीट को लॉस किया जाता है, हीट लॉस हो। उसके बाद थर्मोजेनेसिस तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके अलावा वैजो कंस्ट्रिक्शन कर ली जाती है, कहाँ पर, एब्डोमेन के अंदर, कि ब्लड जो है वो ज्यादा एब्डोमेन के अंदर ना हो, और वैजो डायलेशन कर ली जाती है लिम्स की तरफ, ताकि हीट जो है वो डेसिपेट हो सके बॉडी से, जो है ना वो बाहर निकल सके। और इसके अलावा प्यारे बच्चों जो मेन प्रोसेस होता है आपको पता है, स्वेट ग्लैंड, ये अपना ओपन हो जाते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, स्वेटिंग और पर्सपायरेशन।